हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ना और स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। आप चैप्टर नंबर 4 में आप निकालिए पेज नंबर 91 और पेज नंबर 91 पर हम बात करेंगे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इनमें बहुत ईजी हैं जो मैं छोड़ दूंगा या जो थ्योरी में मैंने आपको पढ़ा रखे होंगे, और जो क्वेश्चन नए होंगे उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना लेक्चर आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी। बच्चों, संधारित्र की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, मैंने समझाया था कि जो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं उनका एरिया एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आ पाएगा। अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक प्लेट का एरिया आधा हो और एक का डबल हो और वो डिवाइस संधारित्र कहलाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संधारित्र में दोनों ही प्लेट का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। तो आंसर आएगा नहीं। तो प्रश्न की लैंग्वेज से आंसर हट के लिया करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या ये युक्ति संधारित्र कार्य करेगी, तो आंसर कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम धारिताओं का मान कितना होगा। देखो, हमने संधारित्र का संयोजन पढ़ा था बच्चों 2 प्रकार से। कौन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा पढ़ा हमने समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र आया था वो आया था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। फिर जो आंसर आया था, जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखाए थे, मैंने कहा था कि इसमें जो आंसर आएगा ना, वो जो संधारित्र आपने जोड़े हैं उनमें कम से कम आएगा, और समांतर क्रम में आंसर कैसा आएगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन का कहना पढ़िए कि 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो ये कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम धारिता कब होगी। बात करें हम न्यूनतम धारिता की, पहले तो न्यूनतम धारिता, तो जो न्यूनतम धारिता है बच्चों, पहला तो याद रखें कि ये श्रेणी क्रम संयोजन में होगी। श्रेणी क्रम संयोजन, जो आंसर न्यूनतम आएगा वो कौन सा आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और अगर संधारित्रों के मान समान हो, समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, तो CS बराबर एक शॉर्टकट मैंने आपको C/n भी पढ़ाया था, याद है ना। तो जो न्यूनतम धारिता आएगी C, जो मिनिमम आएगा, 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, तो जो C मिनिमम आएगा बच्चों वो 2 माइक्रोफैरड आएगा। 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अधिकतम धारिता की, अधिकतम धारिता, तो बच्चों ये आएगी समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में, और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है Cp = C1 + C2 + C3। देन अच्छा, अगर n संधारित्र C धारिता के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हो तो सूत्र NC भी होता है। तो 6 के 3 है तो 6 × 3 = 18। जो C मैक्सिमम आएगा, अधिकतम धारिता आएगी, वो आएगी बच्चों 18 माइक्रोफैरड। मैंने काफी डीपली कराने का प्रयास किया, बाकी इस क्वेश्चन को तो हम और भी शॉर्ट कर सकते थे। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, आप उनसे न्यूनतम और मैक्सिमम कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों 6 के 3 है तो न्यूनतम तो होगा C/n यानी कि 2 माइक्रोफैरड, और मैक्सिमम होगा CN 6 × 3 18 माइक्रोफैरड। मैंने पूरा डीपली आंसर देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। क्लियर होगा शायद, है ना। स्क्रीन पॉज करें और नोट करें। ठीक है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए आप। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि धारिता का सूत्र एक्चुअली C = Q/B है, पर C का मान Q और B पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि Q और B कैसे हैं, समानुपाती राशियां। Q डबल होगा तो B भी डबल होगा, और 2Q में 2B का भाग दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगला एरो लगा के मैं लिखाया था C किस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों PPC जब मैं सॉल्व कर रहा था तो C का फॉर्मूला क्या आया था, C =
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहां से देखिए बच्चों, ए का मतलब क्षेत्रफल पर, एक तो ये चालक के आकार पर डिपेंड करता है। चालक छोटा होगा धारिता कम होगी, और चालक का आकार बड़ा कर दिया जाएगा तो धारिता कैसी हो जाएगी, ज्यादा। दूसरा बच्चों डिपेंड करता है किस पर, माध्यम पर, क्योंकि माध्यम रखने पर धारिता बढ़ जाती है। CM बराबर C इंटू एप्सिलॉन आर आया था, है ना। और D का मतलब है निकट स्थित किसी अन्य चालक की उपस्थिति। जैसा कि आपने संधारित्र कॉन्सेप्ट में देखा था कि हमें एक चालक लेते हैं पॉजिटिव, उसके पास एक उदासीन चालक रखा, उसको अर्थिंग किया तो इसकी धारिता बढ़ चुकी थी। तो धारिता 3 बातों पर डिपेंड करती है। मैं इसका आंसर बोलता हूं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लिखिए कि किसी चालक की धारिता, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लिख लीजिए, किसी चालक की धारिता चालक के आकार, किसी चालक की धारिता चालक के आकार कौमा माध्यम तथा निकट स्थित किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। 3 बातों पर डिपेंड करती है, वो लिख लीजिए आप। चालक की धारिता, चालक का आकार, चालक की जो धारिता है वो चालक के आकार कौमा माध्यम तथा निकट स्थित किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पृथ्वी को गोल चालक मानते हुए पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी को आप एक गोलाकार चालक मान लीजिए और आपको पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने लिख चुके होंगे आप, है ना। 4 का सॉल्यूशन आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बात करवा रहा है बच्चों गोलाकार चालक की, गोलाकार चालक की, ठीक है। पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हो 6400 किलोमीटर। अगर हम पृथ्वी त्रिज्या की बात करें बच्चों कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 6400 गुणा 10⁻³ मीटर, और हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। अगर गोलाकार चालक की बात करें तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या आपकी सहायता के लिए इसको आप R/K भी कह सकते हैं। देन जो धारिता निकल करके आएगी, R कितना है बच्चों, 6400 गुणा 10⁻³ और K कितना है बच्चों, 9 गुणा 10⁻9। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। तो 64/9 गुणा 10⁻, 3 2 5 0 है, 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 5 बैठा हुआ है बच्चों, तो माइनस का 4 आएगा यहाँ पर। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63, कितना बचेगा 1, कितना पॉइंट लग के 10 हो गया, 9 1 कम 9, फिर 1 आएगा, 10⁻⁻⁴ फैराड में आंसर है। पर अगर मैं इन 2 पॉइंट उठा के -2 और जोड़ दूँ तो -6 हो जाएगा। फिर बच्चों जो आंसर आएगा C = वो आएगा 711 माइक्रोफैराड। ये हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था। मतलब अगर हम पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लें बच्चों, तो पृथ्वी की धारिता कितनी आती है, 711 माइक्रोफैराड। इसी से हमें आइडिया लगता है कि फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ा मात्रक है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, फिर भी उसकी जो धारिता आई है वो 0.000711, एक फैराड से भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और कुछ खुद भी करने का प्रयास क्या करें भाई ना। ऐसा ना हो कि 100% क्वेश्चन टीचर कराएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो रेगुलर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, वो पढ़िए आप। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जबकि प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। देखिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलो यहां देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक संधारित्र है, कोई सा ही मान लीजिए, पृष्ठावेश घनत्व तो आपको दिया हुआ है, इस पर आप प्लस सिग्मा मानोगे तो इस पर क्या मानना पड़ेगा आपको, माइनस सिग्मा। ये हमारा एक संधारित्र है, क्लियर। आपको इस संधारित्र के कहीं बीच में धारिता का मान निकालना है। ध्यान से देखिए बच्चों, पहली प्लेट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से अगर कहीं मुझे विद्युत क्षेत्र देखना हो तो वो धक्का देगा, और नेगेटिव की वजह से देखना हो तो बच्चों अट्रैक्ट करेगा। तो आप पॉजिटिव प्लेट में बैठ जाइए और इस पॉइंट को पुश करने का प्रयास कीजिए प्लस के कारण। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इस पॉइंट पर बच्चों इस डायरेक्शन में होगा,
ये होगा E1 और जो माइनस है इसको खींचेगा तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा E2। मतलब पहली प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बच्चों तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट की वजह से और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये क्वेश्चन भी हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं कि अगर कोई संधारित्र है तो उसकी प्लेटों के मध्य एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनता है जिसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसकी दिशा होती है ऋणात्मक धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। क्लियर है? तो आप ये क्वेश्चन बोर्ड से नोट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, चौथा और पांचवा। ठीक है ना? अच्छा, संधारित्र की प्लेटों से बाहर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करता बच्चों तो आंसर आता 0 और संधारित्र की प्लेटों के बीच में बात कर रहा है तो आंसर कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट? नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों, ये आप नोट कर लिया ना? नहीं किया तो मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीन पॉज कर लें और नोट कर लें। क्लियर? अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है कि यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम संधारित्र का कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन की बात करवा रहा है। ध्यान से देखिएगा भाई। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आया था 1/CS सीरीज के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही तो आया था। यहां C1 C2 C3 ये सब बराबर है और मान लीजिए C के बराबर है। मतलब इस सब की जगह पर अगर मैं C जमाने का प्रयास करता हूं बच्चों तो 1/CS इक्वल टू 1/C 1/C डैश डैश फिर 1/C। तो देखो 1/CS इक्वल टू 1/CS 2 होते तो 2/CS, 3 होते तो 3/CS, कितने हैं ऐसे n है तो ये आएगा n/C। देन जो CS निकल के आएगा बच्चों वो आएगा C/n। ये भी मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु में नोट करवा चुका हूं। बहुत इजी है। समान धारिता के n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आंसर कितना आता है C/n। और यदि समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तब आंसर कितना आता है NC। क्लियर एकदम? बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो आप नोट करो, चलो जल्दी से ना। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो बैठ जाते हैं ना। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। देख क्वेश्चन नंबर 7 है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। जो समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि PPC है, हमें उसकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो बच्चों में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैंने एप्सिलॉन से ऊपर नीचे गुणा करके एक सूत्र नया बनाया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है ना? वैसे लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है, थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने ऊर्जा घनत्व आपको पढ़ाया है। ठीक है ना? तो ऊर्जा घनत्व सूत्र कितना होगा? 2 आंसर है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिख दीजिए। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए। बच्चों ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आयतन। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल, और आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। तो ऊर्जा घनत्व का जो मात्रक बनेगा बच्चों वो बनेगा जूल बटे मीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, यदि उन्हें समान आवेश दिया जाए तो उनमें एकत्रित स्थिर विद्युत ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? हमें संधारित्र की धारिता दे रखी है, मतलब आपको जो जानकारी है ना बच्चों वो C के बारे में दे रखी है, और दूसरी जो जानकारी है वो समान आवेश दिया गया है। देखो ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से आप। तो जो संधारित्र में एनर्जी आई थी उसके 3 सूत्र पढ़ाए आपको मैंने। पहला सूत्र Q²/2C, दूसरा हाफ CV², और तीसरा है हाफ QB। अब बात यह है कि इन 3 में से कौन सा सूत्र लिया जाए और क्यों। तो बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन जानकारी है उसमें एक तो आपको धारिता का मान दिया हुआ है C1 C2, तो पहली बात तो ये सूत्र तो कतई काम आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें क्या नहीं है, धारिता। और दूसरी जो उसने हिंट दी है वो बोल रहा है कि उन पर आवेश समान है, Q कांस्टेंट है, तो इसमें Q नहीं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो हमने जो ऊर्जा का सूत्र चुना बच्चों वो है Q²/2C। बोल रहा है कि आवेश नियत है, Q कांस्टेंट है, मीन्स U बच्चों व्युत्क्रमानुपाती हुआ C के, तो जो U1/U2 आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी C2/C1। तो अगर दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं उन्हें समान आवेश दिया जाए तो उन पर जो ऊर्जाएं आएंगी बच्चों वो कितनी आएंगी, C2/C1। यहां C1 आएगा सब नीचे, व्युत्क्रमानुपाती C2/C1। क्लियर है ना? ठीक है, नोट कर लो। वही बात है, सूत्र सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है कि सूत्र कौन सा ले और ऐसा क्यों, है ना? नोट करिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग असीमित आवेश दिया जा सके। बच्चों वैसे तो ऐसा कोई चालक नहीं है जिसको आप असीमित आवेश दे पाए, फिर भी सबसे बड़ा पॉसिबल जो कंडक्टर है चालक वो है अर्थ। पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसे आप चाहो जितना आवेश दे सकते हो, तो इसका आंसर आएगा बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसे अनंत आवेश दिया जा सकता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 था ये ना। 11 देखिए, किसी आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कहां इकट्ठा होती है, ठीक है ना। बोलना चाह रहा है कि जो संधारित्र है उसमें ऊर्जा किस रूप में इकट्ठा होगी, ठीक है ना, और कहां इकट्ठा होगी। बच्चों संधारित्र में ऊर्जा जो इकट्ठा होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संपूर्ण आयतन में प्लेटों के बीच में इकट्ठा होती है। विद्युत क्षेत्र के रूप में प्लेटों के मध्य संपूर्ण आयतन में, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट विद्युत आवेश कितना आता है। बच्चों बात करें अगर हम आवेशित संधारित्र की, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, तो आप जानते हो अगर ये संधारित्र है, इस प्लेट पर अगर +Q आवेश है तो इसकी अगली प्लेट पर कितना होगा, -Q आवेश होगा। अब अगर हम बात करें नेट आवेश की, तो बच्चों नेट चार्ज +Q और -Q मिलकर कितना बना देंगे, 0। तो किसी भी संधारित्र पर जो नेट चार्ज है वो कितना आता है, 0। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में, जो पीपीसी है ना, उसकी प्लेटों के बीच पूरी जगह में कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर धारिता 5 गुनी हो जाती है। परावैद्युत का परावैद्युतांक कितना है, देखते थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13, देखिएगा भाई। 13 क्या बोल रहा है, माना निर्वात में पीपीसी की धारिता C है। माना निर्वात में धारिता कितनी है, C। अतः माध्यम रखने पर धारिता CM बराबर 5 गुनी हो जाती है, मतलब 5C हो जाती है। कुछ नहीं तो है कि नॉर्मल पीपीसी जो है उसकी धारिता C है,
आप माध्यम रख रहे हो तो धारिता 5 गुना हो गई, मतलब कितनी हो गई 5c। अब आप एक सूत्र जानते हो कि Cm बराबर होता है C इंटू एप्सिलॉन आर। जब माध्यम रखते हैं तो Cm बराबर कितना होता है C इंटू एप्सिलॉन आर। अतः इनकी तुलना कर दीजिए दोनों से की। तुलना करने पर आप देखो, तुलना करने पर जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका मान कितना आता है 5। उसका मात्र तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो वैसे भी अगर सिंपल तरीके से आप पढ़ना चाहते तो ये पढ़ते। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जब भी हमने माध्यम रखा, मान लीजिए हमने प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम रखा, तो धारिता एप्सिलॉन आर गुनी होती है, और यहां बोल रहा है कि 5 गुनी हो जाती है। दोनों सेंटेंसों को मिला के देखो, आप महसूस करोगे कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। जो माध्यम भरा गया है उसका परावैद्युतांक 5 होना चाहिए। क्लियर है एकदम बिल्कुल। नेट संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? तो संधारित्र जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि ये विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है। संधारित्र विद्युत ऊर्जा को, जैसे हमारे पंखा है, इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, मोटर में कंडेंसर लगी हुई है, संधारित्र तो है। तो इनका काम है क्या एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना उस चीज को, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप। संधारित्र का, मैं आंसर बोल दूं, लिखिए संधारित्र का मूल उपयोग, संधारित्र का मूल उपयोग विद्युत ऊर्जा संचित करना है। संधारित्र का मूल उपयोग विद्युत ऊर्जा संचित करना है। विद्युत ऊर्जा संचित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी d है, एक पीपीसी है जिसकी प्लेटों के बीच में गैप आपको स्मॉल d दिया हुआ है। अब d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर यही क्वेश्चन बल में होता कि 2 आवेश हैं, उनके बीच में बल F है, अब धातु की प्लेट रख दी जाए तो बल कितना हो जाता? 0। पर संधारित्र में क्या कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पहली कहानी कुछ ऐसी है, शायद डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं कि ये कोई हमने पीपीसी मान लिया, इस पर आवेश प्लस क्यू है, इस पर आवेश माइनस क्यू है, क्षेत्रफल ए है और बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो इसकी जो धारिता निकल के आएगी, इसकी धारिता सी मान ली हमने पहले। स्टार्ट धारिता कितनी मान ली? सी। तो जो सी का सूत्र होगा बच्चों वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर? दूसरी कंडीशन में हम बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि वही पीपीसी है, पर हमने आधी जगह में कोई धातु की प्लेट रख दी। ये धातु है, मतलब इसका एप्सिलॉन आर कितना होगा? इनफाइनाइट। इस हिस्से में समझो आप, ये हिस्सा d/2 हो गया एक तरीके से, और पूरा कितना था? d। पूरा कितना? d। वो इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर क्या है? माइनस क्यू आवेश। तो बच्चों ये कंडीशन हुई आंशिक माध्यम वाली। कौन सी कंडीशन है? आंशिक माध्यम। और आंशिक माध्यम में जो धारिता का सूत्र होता है C डैश बराबर, वो होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। जमाइए, C डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डिस्टेंस बीच की डी है, टी वो जगह है जिसमें माध्यम भर दिया गया है। तो बच्चों माध्यम आपने आधी जगह में भरा है, मतलब d/2 में, तो t की वैल्यू कितनी होगी? d/2। और इसको तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि t की जगह तो तुम d/2 लिख दोगे, पर एप्सिलॉन आर रखना पड़ेगा इनफाइनाइट। और जब आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये स्टेप कितना बन जाएगा? 0। समझ में आ गया होगा शायद आपको। C डैश इज इक्वल टू, ऊपर तो ए एप्सिलॉन नॉट है ही है, नीचे देखो d माइनस d/2। डी में से अगर मैं d/2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? d/2। तो d/2 कहां घूम जाएगा? ऊपर। क्या इसकी वैल्यू आपको इस समीकरण से c नजर आ रही है? क्लियर? तो C डैश कितना आ जाएगा? 2c। यानी कि इस कंडीशन में धारिता कितनी हो जाएगी? दोगुनी। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आप चाहो तो, कि पीपीसी है एक नॉर्मल,
उसकी धारिता कुछ भी होगी, मान लो सी है। अब हम पीपीसी की प्लेटों के बीच में आधी जगह में कोई धातु की प्लेट रख देते हैं, बताओ धारिता कितनी होगी। तो नॉर्मल जो सूत्र निकाला मैंने पहले वाला वो था A/ε0/d, और जब आप माध्यम भर रहे हो, चूंकि माध्यम आंशिक है, आंशिक का पता कैसे चला, कुल दूरी कितनी है d, और आपने माध्यम कितने भरा है d/2 में, तो ये आंशिक माध्यम वाली कंडीशन है। और आंशिक माध्यम वाली कंडीशन का सूत्र होता है A/ε0/d - t प्लस t/ε r। तो A/ε0/d - t वो जगह है जिसमें मीडियम भरा गया है, तो मीडियम d/2 भरा गया है, तो मैंने t की जगह d/2 जमा दिया। इस स्टेप को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो ये स्टेप कितना आएगा, 0। आगे सॉल्व करने पर मैंने पाया कि धारिता कितनी हो जाती है, 2 गुनी। मोस्ट अच्छा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलो नोट करो, दोनों डायग्राम बना लो। कंडीशन नंबर 1 का भी संधारित्र बना लीजिए और कंडीशन नंबर 2 का भी संधारित्र बना लीजिए ना, और नोट कर लो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नोट को जल्दी करो, चलो। ठीक है, नेक्स्ट दिख रहा है ना, वैसे लिख लो भाई ना। नेक्स्ट बोले आगे, अगर ना लिखा हो तो भाई स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 24 माइक्रोफैरड, बहुत सी बुकों में नहीं लिखा होगा माइक्रो शायद, 24 और एफ के बीच में कुछ स्पेस छूटा हुआ है ना, तो वहां माइक्रो लिख लेना भाई ना। 24 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको सी का मान दिया हुआ है 24 माइक्रोफैरड, और उसमें कार्य यानी कि ऊर्जा पूछ रहा है आपसे, जबकि प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है, 500 वोल्ट। आपको जो विभवांतर दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे देख लीजिए नॉर्मल। तो जो धारिता दी हुई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 16। जो धारिता दी हुई है सी, वो है 24 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, यानी कि ये है 24 गुणा 10 की घात -6 फैरड। विभव जो प्लेटों के बीच में वोल्टेज दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। और आपको इसमें निकालना है वर्क कि कार्य कितना आएगा, ऊर्जा कितनी आएगी। वही बात, ऊर्जा के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है Q²/2C, सी तो है पर Q नहीं है इसलिए उसे नहीं लगाएंगे। दूसरा है बच्चों हाफ CV², ठीक रहेगा इस कंडीशन में, तो सूत्र लगाइए आप W = हाफ CV²। तो W = 1/2। C कितना है बच्चों, 24 माइक्रोफैरड, मतलब 24 गुणा 10 की घात -6, और B² कितना है, 5 का तो 25 और 10 की घात 4। आप समझ गए होंगे शायद, 500 गुणा 500, तो दोनों में से 2 0 2 0 4 तो 0 हो गई और 25 हो गया। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, क्या ये 12 बार कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 25 गुणा 12 कर लीजिए, 25 तो 50 की 0 हासिल 5, 25 और 5 30 गुणा 10 की घात, गुणा से क्या है ना भाई, 25 तो 50 की 0 हासिल 5, 25 5 30, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहां से 10 की घात -2 आ गया, और जब से कैंसिल करोगे तो बनेगा 3 जूल। चेक करना आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, क्या वो 3 जूल ही है। सॉरी, बहुत एक बड़ी मिस्टेक हो गई। आप पहचानो मिस्टेक क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये तो संधारित्र द्वारा एकत्रित ऊर्जा है। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि बैटरी जो खर्च करेगी वो तो इस ऊर्जा का डबल होगा ना, तो हमें कितना कार्य करना होगा, तो हमें इसका डबल कार्य करना होगा। मतलब सूत्र कितना आएगा, CV², ना कि हाफ CV²। हाफ CV² तो संधारित्र में संचित ऊर्जा है, संधारित्र ने जो इकट्ठा की, और संधारित्र जो इकट्ठा कर रहा है मान लो X, तो बैटरी कितना देगी, 2X, तभी तो वह X इकट्ठा करेगा, आधा लॉस हो जाएगा ना। तो संधारित्र ने कितनी इकट्ठी की, हाफ CV², तो बैटरी ने कितना दिया होगा, डबल, यानी कि CV²। तो यहां से आप नहीं आएगा, यानी कि ये संख्या कितनी रहेगी, 24 ही रहेगी डायरेक्ट,
तो जब आप गुणा करोगे ना 24 का 25 से बच्चों, तो ये आएगा 600 और आंसर आएगा 6 जूल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करना। क्वेश्चन नंबर 15 भी अपने आप में बहुत अच्छा है और क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में और भी अच्छा है। क्लियर है? नोट करो रफ्तार में, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। उस संधारित्र को चार्ज करने के लिए हमें 6 जूल कार्य करना होगा, ठीक है, जिसमें से 3 जूल तो लॉस हो जाएगा, ऊर्जा हानि हो जाएगी, और 3 जूल संधारित्र में क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ऑल राइट, चलो साफ कर दें पूरा। नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज कर लिया करो भाई, काफी स्लो पढ़ाया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चनों को छोड़ो नहीं। जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं पूरे आपके ढंग से लिखे होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए जाएं तो इनसे अधिक धारिता किस प्रकार प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल ट्रिकली छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे पास कम धारिता के बहुत सारे संधारित्र हैं और मुझे एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें धारिता क्या हो, ज्यादा। तो कम धारिताओं से आप ज्यादा धारिता कैसे प्राप्त करोगे, श्रेणी क्रम के समांतर क्रम, सोचना ध्यान से। तो श्रेणी क्रम अगर होता तो उसमें तो आंसर कम आता है भाई। श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c2 ये वाला लगता है ना उल्टा, तो उसमें आंसर कैसा आएगा, कम। पर अगर समांतर क्रम की बात करूं तो उसमें डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो जुड़ करके आंसर कैसा आएगा, ज्यादा। क्लियर है यहां तक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम धारिता के संधारित्र हैं, आप अधिक धारिता कैसे प्राप्त करोगे, तो आप आंसर लिखोगे कि कम धारिता वाले संधारित्रों से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। चलो मैं आंसर बोलता हूं, आप लिखिए। आंसर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 17 का, लिखिए। कम धारिता वाले संधारित्रों से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को, कम धारिता वाले संधारित्रों से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन को अंडरलाइन कर लेना। कम धारिता वाले संधारित्रों से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, बहुत कर चुके हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 2 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, और कौन से क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। अब इसके तो बहुत तरीके हैं भाई करने। चाहो तो आप प्रॉपर पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, 1/c इक्वल टू 1/c1 1/c2। चाहो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, उनका आंसर आएगा C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। या फिर तीसरा मेथड मैंने कहा था, समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो आंसर आता है C/n। और नॉर्मल कोई सा तरीका अपना लीजिए, तो C इक्वल टू, चलो इससे कर दें, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, ऊपर 4 नीचे 4, 4 ने 4 को मारा, आंसर 1 माइक्रोफैरड। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो। सबसे इजी क्वेश्चन है भैया पूरी किताब में। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 18। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा भाई। एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने पर, मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, तेल से क्या मतलब है, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल का परावैद्युतांक 2 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक संधारित्र लिया
और उसे तेल में डुबो दिया तो धारिता पर क्या इफेक्ट आएगा? आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं, कि जो माध्यम में धारिता होती है Cm, वो निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुनी होती है। आप एक संधारित्र को माध्यम से भर देते हो जिसका परावर्तन कितना है, एप्सिलॉन आर, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने प्रूव कराया हुआ है। तो जो माध्यम की धारिता है बच्चों, वो निर्वात की धारिता से एप्सिलॉन आर गुनी होती है। अब अगर ये बात करता है तेल के लिए, तेल के लिए इसने जो एप्सिलॉन आर दे रखा है वो कितना दिया है, 2, तो 2 जमा दीजिए, तो Cm बराबर 2C। यानी कि जब आप उस संधारित्र को 2 परावर्तनांक वाले तेल में डुबो दोगे तो धारिता बच्चों डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये है ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करें हम 20 की, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या r है। एक वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पीपीसी है, पीपीसी याद रखना, और उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। प्लेटों के मध्य हवा भरी हुई है, मतलब निर्वात की बात करवा रहा है। यदि संधारित्र की धारिता r त्रिज्या के गोलाकार चालक की धारिता के बराबर हो तब प्लेटों के मध्य की दूरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, समझने वाला क्वेश्चन है, लिख लिए होंगे, इनको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है ना भाई। देखो चलो, लास्ट क्वेश्चन है ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई आप, 20 क्या बोल रहा है? एक तो हमारे पास में पीपीसी है, तो बच्चों जो पीपीसी की धारिता होगी उसे इंडिकेट कर दीजिए आप C1 से, और पीपीसी की धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर? ए क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात है इसलिए आया है, माध्यम होता तो मुझे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना होता, और D प्लेटों के बीच की दूरी है। अब जो पीपीसी है उसकी प्लेट है बच्चों वृत्ताकार, त्रिज्या स्मॉल r है, तो क्या उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो सकता है? तो मैं चाहूं तो चलो नीचे लिख देते हैं, अगले स्टेप में C1 बराबर A की जगह पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यहां पे ये तो हो गए पीपीसी। दूसरी बात कर रहे हैं हम गोलाकार चालक की धारिता की। तो गोलाकार चालक की धारिता आती है C2 बराबर, गोलाकार चालक की बात कर रहा हूं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में आपने एक पीपीसी की धारिता निकाल ली, पीपीसी वृत्ताकार प्लेट है, ये आपने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और एक गोलाकार संधारित्र। प्रश्न कह रहा है कि C1 बराबर C2 इक्वल कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। एप्सिलॉन नॉट से नॉट कट गया, क्या निकालना है, D, बीच की दूरी। तो स्मॉल d कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ने पाई को भी मार दिया भाई, है ना। तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया, अब इधर साइड में बच गया अब कितना, स्मॉल r स्क्वायर, और नीचे बच गया 4r। तो जो प्लेटों के बीच की दूरी है बच्चों वो है स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4r। नोट करिए, चलिए ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 20, ठीक है। तो यहां तक तो हुए हमारे कौन से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप, चालक और विद्युत रोधी को उदाहरण सहित समझाइए। कोई खास क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसका आंसर आप मैं आपको मुझे बोल दूं, आप पहले नोट कर लीजिए। तो आप अति लघुत्तरात्मक का पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए बच्चों, लिखिए चलो। क्वेश्चन है चालक और विद्युत रोधी में अंतर लिखिए, लिखो आंसर लिखो। चाहो तो चलो सिंपल हेडिंग डाल दीजिए आप, चालक, हेडिंग लिखिए चालक। तो चालक की डेफिनेशन क्या है, चालक में लिखिए ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो पाए चालक कहलाते हैं।
ऐसे पदार्थ जिनमें चालक का प्रवाह ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाए चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाए चालक कहलाते हैं। आगे डैश लगाइए, लिखिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए फ्री होते हैं और इन्हीं की वजह से करंट बहता है भाई ना। तो चालक की डेफिनेशन है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके चालक कहलाते हैं। और डैश लगा लिखिए कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए चालक कहलाते हैं। यह लगो कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए इनका आप। देखो सभी धातु हैं, सभी धातु हैं, पर्याप्त, बहुत सारे, मानव शरीर हो सकता है, गीली लकड़ी हो सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके ना। नेक्स्ट लिखिए विद्युत रोधी। ये तो वो हमारा चालक है ना। अगली हम बात करते हैं बच्चों विद्युत रोधी की। तो नेक्स्ट आप लिखिए विद्युत रोधी। विद्युत रोधी डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं ना, ऐसे नॉन कंडक्टर हो सकते हैं। विद्युत रोधी में लिखिए आप ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो। विद्युत रोधी में लिखिए आप ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो विद्युत रोधी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो विद्युत रोधी कहलाते हैं। फिर नीचे लिखना कि इनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इनमें भी होते हैं, उसमें तो होते हैं मुक्त और इसमें होते हैं बाउंडेड, बंधी हुई अवस्था में ना। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो विद्युत रोधी कहलाते हैं और इनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखना हीरा, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। तो क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आया कि चालक और विद्युत रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, 5 क्लास के लेवल का क्वेश्चन होगा शायद। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी मेटल हो सकता है। और विद्युत रोधी वो जिनमें धारा का प्रवाह ना हो। इलेक्ट्रॉन तो इनमें भी होंगे पर कैसे होंगे, बाउंडेड, बंधे हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ध्यान रहे। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्रुवीय और अध्रुवीय मतलब समझना आप। ध्रुवीय मतलब ध्रुव हो, मतलब प्लस माइनस अलग अलग हो। जिन परावैद्युतों में धनात्मक और ऋणात्मक के केंद्र अलग अलग होते हैं या वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। और अध्रुवीय परावैद्युत जिनमें अलग अलग ना हो, मतलब प्लस माइनस मिलके रहे, एक ही जगह केंद्रित हो, उन्हें कहा जाता है अध्रुवीय परावैद्युत। लिखिए आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलता हूं मैं। ध्रुवीय एवं अध्रुवीय परावैद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखिए आप इसमें ऐसे परावैद्युत जिनमें ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन तथा ऋणायन एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन तथा ऋणायन एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन तथा ऋणायन एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। एक ही बिंदु पर केंद्रित हों अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन और ऋणायन एक ही बिंदु पर केंद्रित हों। एक ही बिंदु पर केंद्रित हों अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जबकि दूसरा लिख दीजिए, जबकि ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन और ऋणायन के केंद्र पृथक पृथक हों। ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन तथा ऋणायन
के केंद्र पृथक पृथक हों ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन और ऋणायन के केंद्र एक ही बिंदु पर केंद्रित हों अध्रुवीय कहलाते हैं। और अध्रुवीय मतलब ध्रुव अलग अलग नहीं उसमें। और ऐसे परावैद्युत जिनमें धनायन ऋणायन पृथक पृथक हों वो ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, ठीक है, पर्याप्त है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। हल्का हल्का बोल दो मेरे तरफ देखो एक बार आप। हम एक गोलाकार चालक मान लेंगे, त्रिज्या कितनी मान लेंगे आर, सतह पर आवेश कितना मान लेंगे क्यू। लैंग्वेज बोली थी कि माना प्लस क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोले पर समान रूप से फैला हुआ है। हमें धारिता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं धारिता C बराबर क्यू अपॉन बी, समीकरण नंबर 1, और गोले का विभव B बराबर के क्यू अपॉन आर, समीकरण नंबर 2। 2 से 1 में मान जमाऊंगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, आंसर आएगा आर अपॉन के। या के को जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जमाऊंगा तो आंसर आएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अधिक जानकारी के लिए चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 देखें, उसमें बहुत ढंग से आपको पढ़ाया गया है। क्लियर होगा शायद, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को निकट लाने पर, एक पीपीसी है आवेशित, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, उसकी प्लेटों को कहां ला रहा हूं मैं, पास, निकट लाया जाए। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को निकट लाने पर उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसका जो विभव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि आवेश नियत रखा जाता है, समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा सब भाई। देखो 0 -2 1, ठीक है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 3 1 4 है। 4 का आंसर देखिए भाई क्या कहता है। क्या कहा है इसने, एक पीपीसी है, हम उसकी प्लेटों को कहां लाते हैं, पास। तो बच्चों आप डी कम कर रहे हो, डिस्टेंस क्या कर रहे हो, कम। आप जानते हो धारिता का सूत्र है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जो धारिता है C वो D के व्युत्क्रमानुपाती है। आप दूरी कम करोगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। सोचना आप ध्यान से। C का सूत्र है, देखो एक सूत्र तो है A एप्सिलॉन अपॉन डी, क्लियर। और एक सूत्र है C बराबर Q अपॉन बी। इन दोनों सूत्रों से काम लेता है, ठीक है। कि चूंकि C व्युत्क्रमानुपाती D, अतः प्लेटों के मध्य की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। हमें एक पीपीसी दिया हुआ है और पीपीसी की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम करवा रहा है। तो हम जानते हैं कि पीपीसी में C आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C व्युत्क्रमानुपाती है D के, दूरी कम करवाई है, D कम हुआ है, तो बच्चों C बढ़ जाएगा। पहली बात तो धारिता बढ़ जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। और ये का सूत्र और है, C बराबर कितना है, Q अपॉन बी। Q बोल रहा है कांस्टेंट, तो बच्चों C व्युत्क्रमानुपाती है B के, ठीक है। धारिता क्या हुई है, बढ़ गई है। धारिता क्या हुई है, बढ़ गई है। और विभव धारिता का उल्टा है, तो विभव घट जाएगा, याद रखना। अतः पीपीसी की प्लेटों को पास लाने पर विभव घट जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ढंग से इसका आंसर लिख लेना। अरे बड़ा सरल तरीका है भाई। पीपीसी की बात करवा रहा है, C के 2 सूत्र लगा दीजिए। एक तो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी,
डिस्टेंस कम किए, डी कम किया, सी बढ़ गया। एक है सी बराबर क्यू अपॉन बी, क्यू कांस्टेंट है तो सी व्युत्क्रमानुपाती है बी के, कांस्टेंट है इसलिए उसका उल्टा आंसर बोल दो। डी बढ़ने पर, डी कम किया धारिता बढ़ी तो विभव घट जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, दोनों ही काफी अच्छे और ट्रिकली क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम बस अब 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ये बाकी के ना, तो बहुत ध्यान से देखना। जिस तरीके से मैं चीजों को समझाऊं वैसे समझने का प्रयास करना भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है एक में, बहुत ध्यान से देखना। कंपेयर करेंगे हम दोनों को। चलिए 2 और 1 3 दशम आ गया ना योग, इसलिए चिन्ह बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान में रखना इस बात को। 8 2 2 देखो, यहां तो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 रो हटा दो, कॉलम हटा दो, और इस जगह में पढ़ेंगे हम डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6। समय इसलिए जो अच्छे से देखना बच्चों, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहे ना। अच्छे से देखना एक बार। रो हटा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, पढ़िए एक बार, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पीपीसी, एक स्रोत मतलब बैटरी से V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। हमने एक संधारित्र लिया और उसे बैटरी से जोड़ दिया और वो V विभव तक क्या हो गया? आवेशित। जबकि प्लेटों के मध्य वायु है, निर्वात की बात की गई है। संधारित्र को बैटरी से अलग किए बिना, बैटरी जुड़ी हुई है, बोल रहा है कि संधारित्र को बैटरी से अलग नहीं करना है, किए बिना वायु के स्थान पर एप्सिलॉन r परावर्तक का माध्यम भर दिया गया है। कारण से बताइए कि निम्न में क्या क्या परिवर्तन होंगे। 5-6 क्वेश्चन दिए हुए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र एक विद्युत संभरण से जुड़ा है, B0 विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसका विद्युत संभरण यानी कि सप्लाई से अलग करने के बाद परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। कारण से बताइए कि निम्न में क्या फर्क आएगा। देखो 2 क्वेश्चन है, मेरे पास सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में दोनों में संधारित्र है, उन्हें B विभव तक चार्ज कर दिया गया है। बहुत बढ़िया है, तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। और दोनों में माध्यम भरा गया है, पर कंडीशंस कुछ अलग अलग हैं। जब वो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है तो बोल रहा है कि बैटरी को हटाना नहीं है और माध्यम भरो, फिर कुछ प्रभाव देखने हैं मुझे। और क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि उस सप्लाई को हटा लीजिए फिर माध्यम भरो। तो मैं लिख देता हूं इन बातों को कि क्वेश्चन नंबर 5 में तो भैया बैटरी, कुछ भी बोल दो आप इस चीज को, विद्युत सप्लाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 में बैटरी हटी हुई है, अलग कर रखी। 2 अलग अलग कंसेप्ट है। जब वो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करवा रहा है बच्चों, तो बैटरी जोड़ के रखा है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था कि अगर संधारित्र को बैटरी से जोड़ रखा है, अगर संधारित्र को बैटरी से जोड़ रखा है तो बच्चों B कांस्टेंट होगा, और संधारित्र बैटरी से अलग कर दी तो Q कांस्टेंट होगा। याद रहे भाई, बैटरी जुड़ी हुई है, जितना खर्च करेगी उतना मिलता रहेगा ना उसको, तो वोल्टेज कांस्टेंट है। और जब बैटरी हटा दी तो उसमें आवेश फ्लो ही नहीं होगा, अब आवेश कांस्टेंट है। मैं हिंट भी लिख देता हूं, बैटरी जुड़ी हुई है मतलब मैं क्या सोचता हूं कि जब भी बैटरी जुड़ी होती है ना तो हमारे लिए B कैसा है? कांस्टेंट। और अगर बैटरी हटी हुई है बच्चों तो Q कैसा है? कांस्टेंट। समझना ध्यान से। इतना तो मैं क्या देख के आगे बढ़ गया कि भाई कौन सप्लाई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हटा है, क्या हो रहा है। चार्ट बना चलो आपके लिए पूरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। यहां तक कहानी समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बैटरी जुड़ी हुई है, जब भी बैटरी जुड़ी होती है बच्चों वोल्टेज कांस्टेंट माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में बैटरी हटी हुई है और जब भी बैटरी हटी होती है तो चार्ज कांस्टेंट माना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं एक एक करके। माध्यम भर दिया गया है दोनों में ही, तो दोनों में धारिता बढ़ेगी, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए थोड़ी देर के लिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक स्रोत बैटरी से B विभवांतर तक आवेशित किया गया है, जबकि प्लेटों के मध्य वायु है। बहुत बढ़िया। संधारित्र की प्लेटों को अलग किए बिना, मतलब बैटरी जुड़ी हुई है, वायु के स्थान पर एप्सिलॉन r परावर्तक का माध्यम भर दिया जाता है। कारण से बताइए कि निम्न में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नंबर 1 ये बोल रहा है बच्चों विभवांतर।
जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रभाव ये देखना चाह रहा है बच्चों, ये कहां देखना चाह रहा है? विभवांतर पर। तो बताओ कि विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी बैटरी जुड़ी होगी बच्चों तो विभवांतर कैसा होगा? कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हुआ कि विभवांतर कैसा होगा? इसमें कांस्टेंट होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है। दूसरा क्वेश्चन, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान से देखते हैं। अच्छा, दूसरा करने से पहले मैं तीसरा करना चाहूंगा, धारिता। पहले मैं तीसरा कर रहा हूं, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों जब भी माध्यम रखा जाता है, चाहे Q कांस्टेंट हो चाहे V कांस्टेंट हो, जब भी माध्यम रखा जाता है तो धारिता तो बढ़ जाती है भाई, तो धारिता तो बढ़ जाएगी साहब। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अगला है आवेश और फिर ऊर्जा। चलो पहले पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें। आवेश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये समझने वाली बात है। आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा सोचना, समझने के लिए नीचे देखो। क्या C बराबर Q/B होता है? क्या धारिता का सूत्र Q/B होता है? कांस्टेंट क्या है बच्चों? B कैसा है? कांस्टेंट। और अगर B कांस्टेंट है तो C समानुपाती है Q के। B कांस्टेंट है तो C समानुपाती है Q के। मतलब जो हाल C का होगा वही हाल किसका होगा? Q का। जो हाल C का होगा वही हाल किसका होगा? Q का। C का हाल क्या है? C, धारिता बढ़ गई है तो आवेश भी बच्चों बढ़ जाएगा। आप सबको अलग अलग करके समझने का प्रयास करना। बैटरी जुड़ी हुई है इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट है, माध्यम भर दिया गया है इसलिए धारिता बढ़ जाएगी। अब आवेश समझने वाली बात थी इसमें। C बराबर Q/B। आपने पाया कि सर वोल्टेज कांस्टेंट है तो C समानुपाती है Q के। जो हाल C का वो हाल Q का। C का हाल कैसा है? बढ़ रही है, तो Q का हाल भी कैसा होगा? बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन। अगला ऊर्जा, पॉइंट नंबर 5 बच्चों, किसकी बात करवा रहा है? ऊर्जा की। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऊर्जा के लिए सूत्र कौन सा काम में लोगे, ये बता दो हमें। तो भाई ऊर्जा में जो मेन पॉइंट की बात होती है वो सूत्र का चुनाव भी तो है। तो आप देखिए, विभवांतर कांस्टेंट है तो वो सूत्र काम लेने का प्रयास करो जिसमें V हो, जिसमें क्या हो? V। और C के बारे में आपको पता है कि बढ़ रही है घट रही है, तो V और C में कौन सा सूत्र है ऊर्जा का? U बराबर Q²/2C नहीं लगेगा, हाफ C भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप ऊर्जा का सूत्र काम में लीजिए बच्चों, हाफ CV²। क्या काम में लोगे? हाफ CV²। V कैसा है? कांस्टेंट। तो बच्चों जो ऊर्जा है ना वो समानुपाती है C के। ऊर्जा समानुपाती किसके है? C के। तो ऊर्जा का वो हाल होगा जो C का हुआ होगा। ऊर्जा का वो हाल होगा जो C का हुआ होगा। तो C बड़ा है तो ऊर्जा भी भाई बच्चों बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि सूत्र यही काम मैं क्यों ले रहा हूं। और जो हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है उसकी भी सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। बच्चों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सूत्र है σ/ε0। जो विद्युत क्षेत्र है ना E, उसका सूत्र क्या है? σ/ε0। सिग्मा कितना है? Q/A/ε0। तो इसमें यह तो नहीं लगे क्योंकि Q की सटीक जानकारी नहीं है। दो सूत्र हैं, कई तरीके हैं समझाने के। खैर देखो, आवेश भी बढ़ा है और नीचे माध्यम भी है, तो जिस अनुपात में आवेश बढ़ा होगा उस अनुपात में माध्यम बढ़ेगा। ऊपर भी चीज बढ़ रही है नीचे बढ़ रही है, इसका मतलब E कैसा होगा? कांस्टेंट। एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका ये कहता है कि आप V बराबर E/D काम में लीजिए। E का वो सूत्र काम में लीजिए जिसमें B आ रहा हो। पीपीसी पढ़ाया था तो मैंने कहा था V बराबर E/D, तो E बराबर B/D है। B कांस्टेंट है, D ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट रहेगा। विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? कांस्टेंट। आंसर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। बैटरी जुड़ी हुई है, विभवांतर कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता बढ़ जाएगी, आवेश बढ़ जाएगा और ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंपैरिजन आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला जवाब जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है आवेश के बारे में बच्चों।
तो आवेश तो कैसा है, कांस्टेंट है, -40। और आवेश कांस्टेंट क्यों है, आवेश कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने जो सप्लाई है ना उसे क्या कर रखा है, हटा रखा है। जब भी सप्लाई हटी रहेगी बच्चों क्यू कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है विभवांतर के बारे में जानकारी करवा रहा है, फर्स्ट। सेकंड विभवांतर के बारे में पूछ रहा है बच्चों, C बराबर Q अपॉन बी होता है। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन बी। Q कांस्टेंट है बच्चों, तो C व्युत्क्रमानुपाती होगा V के। C का वो हाल होगा, मतलब B का वो हाल होगा जो C का उल्टा होगा। माध्यम रखा है तो C बढ़ेगा, तो B क्या हो जाएगा, कम। याद रखना, तो ये B घट जाएगा, वैभव घट जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है धारिता। और जब भी माध्यम की बात करूंगा धारिता हमेशा बढ़ेगी। जब भी माध्यम की बात की जाएगी बच्चों धारिता हमेशा बढ़ेगी, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें विद्युत क्षेत्र E की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। Q कैसा है, कांस्टेंट, तो E व्युत्क्रमानुपाती है माध्यम के। माध्यम बढ़ा है तो E घट जाएगा, याद रखना। -3। अरे एप्सिलॉन नॉट नीचे आया ना, Q कांस्टेंट हुआ, A ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो E व्युत्क्रमानुपाती हुआ माध्यम के। माध्यम बढ़ाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। और लास्ट में ऊर्जा, तो बच्चों ऊर्जा का कौन सा सूत्र काम में लूं, क्या कांस्टेंट है Q, और C के बारे में मुझे पता है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो जो ऊर्जा है वो C के व्युत्क्रमानुपाती है। C बड़ा है तो बच्चों ऊर्जा घट जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कितने क्वेश्चन बन गए आप देखिए, 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। एक तरीके से सोचना कैसे है, वापस मैं आपको दोबारा तरीका सिखा देता हूं सोचने का। ध्यान सुनना मेरी बात। आपको क्वेश्चन में ऐसा महसूस हो कि बैटरी को संधारित्र से जोड़ा गया है, हटाया नहीं है, तो जब तक बैटरी जुड़ी रहेगी B कांस्टेंट रहेगा, रट लो। और बैटरी को हटाते ही Q कांस्टेंट रहेगा। माध्यम बढ़ा है, C बढ़ेगा। आगे विचार क्वेश्चनों को देखते हुए किए जाएंगे हमेशा। सूत्र उस तरीके से चयन करना, डेटा कौन कांस्टेंट है और किसके बारे में सटीक जानकारी मुझे पता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। आगे जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें अपन बाकी के क्वेश्चन और आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इनको पढ़ते रहें। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है भाई, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट करो कि चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुना करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्वेश्चन है। सोचना ध्यान से। चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुना करने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बाकी अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई।